हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पे लगातार लगे होंगे। तो भाई आप सभी के लिए आपका एग्जाम अब बहुत पास आ चुका है। जी हाँ, आरआरबी क्लर्क का एग्जाम जो अब आपके बिल्कुल नजदीक है, वीकेंड पर आने वाला है। सैटरडे संडे को आपको एग्जाम देखने को मिलने वाला है। तो भाई आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि स्टार्टिंग में हम आज किन किन चार चार इंपॉर्टेंट बातों पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज की क्या चीज है, वो ये है कि एग्जाम सेंटर कब जाना है। ठीक है भाई, कई सारे बच्चे होते हैं ना, कई लोगों का जो सेंटर है वो बहुत दूर गया हुआ है, कुछ लोगों का सेंटर पास में चला जाता है, कुछ लोगों का सेंटर उनके स्टेट से ही दूर चला जाता है। मतलब उनका सेंटर अगर वो रहते हरियाणा में है, और कई सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट आया जिनका सेंटर पंजाब चला गया है। तो भाई इसका मतलब कि उन्हें ट्रेवल करना पड़ेगा ना। तो आपको अगर ट्रेवल करना है, आपको कहीं और इस सेंटर देने जाना है, या फिर आपके नजदीकी एरिया से बहुत दूर चला गया है, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तक की रेंज में अगर चला गया है, तो आपको सबसे पहले आप या तो कोशिश ये करिए कि एग्जाम डे से एक दिन पहले पहुंच जाइए अगर पॉसिबल है, और नहीं तो एग्जाम सेंटर में से आपकी रिपोर्टिंग टाइम से कम 1 घंटा पहले पहुंच जाइए। जी हाँ, रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटे पहले पहुंच जाइए। आपका जो पेपर है वो 4 शिफ्ट में आने वाला है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट आपकी 8 बजे से है, दूसरी जो है आपकी रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे का दिया गया है, और पेपर आपका स्टार्ट होगा 9 बजे का। इस पूरे टाइम ड्यूरेशन के बीच में 1 आवर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बट आपको क्या करना है भाई, परेशान नहीं होना है, पहले से पहुंच जाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम हड़बड़ी में रहते हैं, है ना, एकदम से टाइम पर निकलते हैं 1 घंटे। अगर जिनका पास सेंटर है उनके लिए तो सबसे बड़ी बात है कि वो ये सोचते हैं कि भाई सेंटर तो हमारा पास में है, बाद में चलेंगे, थोड़ा सा लेट चलेंगे। भाई ऐसी गलती मत करो, थोड़ा सा लेट मत जाओ, तुरंत अपने टाइम पर निकलो। क्योंकि पेपर में जाने से पहले दिमाग को बिल्कुल शांत करना है। ऐसा नहीं कि आप हड़बड़ी में भागते हुए चले जा रहे हैं और पेपर में रिपोर्टिंग टाइम की जस्ट पहले पहुंच रहे हैं, फिर पेपर स्टार्ट होने वाला है तो हम परेशान हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि पेपर है बहुत कूल माइंड के साथ देना है। साल में एक बार ये अपॉर्चुनिटी मिलती है और इसको बिल्कुल भी मिस हमें नहीं करना। तो भाई आपकी जो रिपोर्टिंग टाइम है वो हर बार आप देखिए, ये 8 बजे की आपकी रिपोर्टिंग दिखाई पड़ रही है, यहां पर 8 बजे की रिपोर्टिंग दिख रही है। और आपको जो जाना है वहां पर एग्जाम सेंटर, जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा 9 बजे से, इसका मतलब पूरा का पूरा 1 घंटे का गैप है। तो आप कोशिश ये करिए कि 8 बजे से आधे घंटे पहले ही आप अपने सेंटर पर पहुंच जाइए। जिसका भी रिपोर्टिंग टाइम से हर बच्चा आधे घंटे पहले वहां पर पहुंच जाए। 4 शिफ्टें आपको देखने को मिलेंगी, तो इन चारों शिफ्टों में बेहतरीन सा पेपर आने वाला है। परेशान नहीं होना है, डरना बिल्कुल नहीं है, तैयारी आपकी एक नंबर की हो रखी है, पेपर आपका बहुत अच्छा होने वाला है। तो माइंड में ये सेटिंग होनी चाहिए कि सब कुछ आता है, हम फोड़ कर आएंगे, है ना भाई। दूसरी चीज, बचना किस चीजों से है, नेगेटिविटी से। बहुत जरूरी है नेगेटिव चीजों से बचना, ठीक है भाई। चलिए, तो एग्जाम सेंटर पे हम कब पहुंचने वाले हैं, पेपर होने से रिपोर्टिंग टाइम से आधे घंटे पहले, बहुत ध्यान से, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कई सारे बच्चों के मन में डाउट था कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाने। कई सारे बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया कि सर डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा इशू आ रहा, समझ नहीं पा रहे हमें क्या ले जाना है। तो सबसे पहले आपको ले जाना है अपना एडमिट कार्ड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई, जिसके बिना तो आपकी एंट्री नहीं हो सकती, है ना। एडमिट कार्ड ले जाना है, और एडमिट कार्ड की कोशिश करिएगा अगर आप फोटो कॉपी करा सके तो फोटो कॉपी करा के रख लीजिएगा। और नहीं करा सकते तो कोई बात नहीं, बट फोटो कॉपी अगर आप करा लेंगे तो आपके फ्यूचर के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपका रिजल्ट निकलता है तो उस समय आपको चेक करने के लिए भाई कुछ तो चाहिए होगा, तो आप यहां से उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी करा कर आप पहले से रख लीजिएगा। जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी इसका तो कोई कहा नहीं जा सकता, बट आप रख लीजिएगा। उसके बाद आपको 2 फोटोज लेके जानी है, ठीक है भाई। वो फोटोज जो आपने अपलोड कर रखी थी, क्योंकि आपने अपलोड करी होगी, एक लाइव कैप्चर हुआ होगा, तो आप फोटो जरूर लेकर जाइएगा, ठीक है। 2 लेते जाइएगा, क्योंकि वहां पर भी आपका लाइव कैप्चर ही किया जाएगा, बट हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो फोटो है वो एडमिट कार्ड में प्रॉपरली नहीं दिख रही होती, तो बच्चों के लिए प्रॉब्लम आ जाती है। कई सारे बच्चों के साथ लास्ट ईयर प्रॉब्लम ये आई थी। तो आप 2 फोटोज अपनी कैरी कर लेना, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितनी हो कर लेना यार, क्या फर्क पड़ता है भाई, रखना ही तो है जेब में, कौन सा वजन बढ़ जाएगा, है ना। उसके साथ साथ कई सारे बच्चों को एक इंपॉर्टेंट चीज मैं और बता दूं, जो बच्चे आप ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, मतलब जो कान में पहनते हैं या हाथ में कोई रिंग पहनते हैं या कोई भी मेटल की चीज पहनते हैं, भाई इस चीजों को घर पर रख कर जाइएगा। जी हाँ, कि आप ये कहेंगे कि सर वहां पर तो रखने का ऑप्शन मिलता है, पर भैया महंगी चीजें होती घर पर रख के जाओ, है ना।
महंगी चीजें होती हैं, घर पर रख के जाइए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट टाइप की चीज आपके हाथ पैरों में नहीं होनी चाहिए। जस्ट लाइक अ हैंड वॉच जो आती है, इसका आपकी स्मार्ट वॉच होती है, और भी आजकल स्मार्ट बैंड चल रहे हैं मल्टीपल टाइप्स के, तो ऐसी कोई भी चीज वहां पर कैरी करने की जरूरत नहीं है। मत ले जाइएगा, आपसे निकलवा कर बाहर रख दिया जाएगा। क्या मतलब होगा? और रखने के बाद अगर मान लीजिए जो वहां पर कहीं चोरी भी हो जाता है तो आप उससे कुछ कर नहीं सकते, तो भैया ले ही मत जाओ, है ना। सबसे सिंपल सॉल्यूशन है, हमें से ले ही नहीं जाना, तो किसी भी तरीके का ऑर्नामेंट आप कैरी नहीं करने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक वैलिड आईडी प्रूफ आप जरूर लेकर जाइएगा। आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ, हमारे पास पहले तो लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड चलता था, बट अब सबसे ज्यादा जो मेन चर्चा में रहता है वो है आपका आधार कार्ड, है ना। तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी जरूर करा लीजिएगा, बिल्कुल। आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी कराकर जरूर ले जाइएगा। तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको बहुत जरूरी है। इसके बिना जाना भैया गड़बड़ होगा। कि कई बार ऐसा होता है एग्जाम सेंटर पे वो कह देते हैं भाई फोटोकॉपी चाहिए मेरे को, तो भाई फोटोकॉपी कराने के लिए आप तुरंत तुरंत भागे भागे जाएंगे, अगल बगल से वहां पर कैफे ढूंढेंगे कि फोटोकॉपी करा ले। ये टेंशन नहीं पालनी, पहले से करा के रख लो, पहले से कराकर एक फोटोकॉपी रख लीजिए। उसके बाद आपके पास अगर आधार नहीं है तो पैन कार्ड भी आप ले जा सकते हो, पैन कार्ड भी आपका वहां पर वैलिड हो जाएगा। तो ये दो चीजें आपके वहां पर वैलिड हो जाएंगी। तो क्या क्या चीजें आपको कैरी करनी है एग्जाम में? सबसे पहले आपको अपना ले जाना है एडमिट कार्ड और 2 फोटोज, और तीसरा आधार कार्ड या फिर कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ। ठीक है भाई, वैलिड आईडी प्रूफ का आप फोटोकॉपी करा लीजिएगा। सेम इसी तरीके से आप अपने एडमिट कार्ड की भी जेरॉक्स करा के रख लीजिएगा, वैसे वहां पर यूज नहीं होने वाला। आगे आते हैं नेक्स्ट चीज पे। कई सारे बच्चों के मन में एक चीज आ रहा था कि सर पेपर आ गया है, सेफ स्कोर बता दो। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं हमारे, सर कितने करके आ जाऊं मैं, मेरा हो जाए। सबसे बड़ा दिमाग में तो ये चल रहा है कि मैं कितने करके आ जाऊं कि मेरा हो जाए, है ना। तो आज हम थोड़ा उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं कि हमें कितना करना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये गेम थोड़ी शांत करनी जरूरी है अपने आप को। ठीक है भाई, तो सेफ स्कोर जो हमारे लिए वहां पर क्या हो सकता है, देखिए। सेफ स्कोर आपको लिटरली बताऊं तो कोई भी रियल में नहीं बता सकता। हम जो भी सेफ स्कोर को मान के चल रहे हैं वो हम प्रीवियस ईयर के आधार पर मान के चल रहे हैं। और जनरल कैटेगरी में प्रीवियस ईयर जो, क्योंकि यहां पर जो आपकी कैटेगरीज जो तैयार होती हैं, जो आपका स्कोर कार्ड तैयार होता है, जो आपके सिलेक्शन प्रोसेस के आगे जाता है, वहां पर स्टेट वाइज स्टेट वेरी करती है, मेरिट आपकी अलग अलग बनती है। तो भाई डिपेंड करता है कि हर स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं। हो सकता है किसी में वैकेंसीज ज्यादा हो तो वहां की मेरिट कम चली जाए, जहां पर वैकेंसीज कम होगी वहां पर मेरिट ज्यादा भी जा सकती है ना। तो भाई अगर एक सेफ स्कोर की बात करें तो मैंने जो अभी लास्ट की आपके जो 2-3 साल के डेटा को एनालाइज किया है, और वहां पर मैंने देखा है कि जनरल कैटेगरी के अंदर, मैं जनरल की बात कर रहा हूं, अगर आप 70 से लेकर 75 के बीच में स्कोर करते हैं, कितना, 70 से लेकर अगर आप 75 के आसपास का स्कोर कर रहे हैं तो वो आपका 100% लगभग चांस 99% श्योरिटी पर लेकर चला जाता है। मतलब आप 70 के आसपास जा रहे हैं तो आपकी ये गुड अटेम्प्ट माने जाएंगे और अच्छा स्कोर रहेगा। बट भैया ये मत मान लेना कि आलोक सर ने कहा कि 70 करने हैं तो 70 करने हैं। नहीं भैया, लेवल भी डिपेंड करता है ना। अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा अप आ गया, वैसे तो अभी तक जो आरआरबी क्लर्क का पेपर होता है वो अब तक का सबसे इजी पेपर होता है। इसके अंदर जो आपका जो लेवल है ना वो बहुत इजी रहता है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाला लेवल यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। बहुत ही सिंगल सिंगल वेरिएबल्स पर क्वेश्चंस मिलते हैं, आप इजीली कर पाते हो। तो वहां पर आपको 70 के अराउंड लगभग आप स्कोर अगर करते हैं, दो ओवरऑल बता रहा हूं मैं, 80 में से 70 बता रहा हूं, मतलब सिंगल नहीं कह रहा कि मैथ्स में कितना करना है या रीजनिंग में कितना करना, नहीं भाई। ओवरऑल अगर आप 70 के 72, 73 या 74, 75 तक जा रहे हैं तो बहुत ही शानदार स्कोर है। आप आने की प्रिपरेशन को भी अपना कंटिन्यू कर पाएंगे, बेहतरीन स्कोर रहेगा। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यहां पर मैं यही बोलूंगा कि आप कोशिश करिएगा कि आपका 100% एक्यूरेसी के साथ गुड अटेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने 100% एक्यूरेसी को मेंटेन करके अटेम्प्ट किया है तो 90% पूरे पूरे मेरे को चांसेस दिखते हैं कि कोई बच्चे का सिलेक्शन रुकता नहीं है। क्योंकि भाई एक्यूरेसी मेंटेन करोगे तो आपके लिए सेफ स्कोर क्रिएट होगा, एक्यूरेसी मेंटेन करोगे तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसका फर्क पड़ जाएगा, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो एक्यूरेसी का फर्क तो आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आप 100% एक्यूरेसी के साथ जा रहे हैं पेपर में। और भैया कोशिश भी यही करना है ना।
कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे आपको बचना है, वो हम भी डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया अगर आपके जनरल सेफ स्कोर की बात करें जनरल कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट ईयर के डेटास को देखते हुए, तो आपका 70 टू 75 के बीच आ रहा है। इतना आप अगर स्कोर करते हैं तो लगभग आप उसके अंदर आ जाएंगे। डिपेंड वैकेंसी पर भी करेगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज पर आते हैं, वो है हमारे पास ये नेगेटिव मार्किंग। ये क्या है भैया? कुछ हमारे बच्चे हैं, कई सारे बच्चे कि हमसे अभी कनेक्शन करने पर उन्होंने बताया कि सर मॉक में मेरे 90 परसेंटाइल आ रहे हैं, 80 परसेंटाइल आ रहे हैं, 92 परसेंटाइल आ रहे हैं। भाई क्यों तुक्का मारना, है ना, गलत नहीं करना। जो आता है, पहली बात तो ये अपना एक ऐसा सेक्शन, आपको दो सेक्शन यहां पर मिलने वाले हैं। वो दो सेक्शन आपके कौन कौन से होने वाले हैं? एक आपका है रीजनिंग, ठीक है भाई, और दूसरा सेक्शन है आपके सामने यहां पर जो देखने वाला है वो है आपका क्या? मैथ्स। तो भाई रीजनिंग और मैथ्स में तो 90% चांसेस यही रहता है कि बच्चा तुक्का नहीं मार पाता है। जो आता है वही करोगे, जो नहीं आता वो छोड़ दोगे, है ना। यहाँ पर तो करंट अफेयर तो आपके सामने रखी नहीं है, यहाँ पर इंग्लिश तो है नहीं कि तुक्का मार दिया तो हो गया तो हो गया, है ना। वो कहते हैं ना सत्यनारायण की जय, ए टिक मार दो, बी टिक मार दो, सी टिक मार दो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, भाई ये सब नहीं करना है ना। ये सब चीजों से बहुत ज्यादा बचना है। तो आपके पास यहां पर 40 क्वेश्चंस है, यहां पर 40 क्वेश्चंस है। इस 40 क्वेश्चंस को प्रॉपरली यूटिलाइज करें। अगर मैं रीजनिंग सेक्शन की बात करूं तो कोई बच्चा अगर ये सोचे कि सर मेरा 40 में आउट ऑफ 40 मुझे बना कर आना है, तो भाई मैं आपसे एक चीज कहूंगा, 40 आउट ऑफ 40 का टारगेट मत बना के जाइए, 40 आउट ऑफ 38 का बनाकर जाइए, आप 40 करके आओगे। पर अगर आप 40 आउट ऑफ 40 का टारगेट बना के जाओगे तो गड़बड़ कर दोगे, नेगेटिव में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई मैंने जो अपनी सेक्शन की बात करूं, रीजनिंग के अंदर एक मीनिंगफुल वर्ड आता है ना, भैया बच्चे गलत मार देते हैं, कई बार गलत हो जाता है, एग्जामिनर से उनका मैच नहीं करता। तो भाई क्यों करना? आपको शायद ये नहीं पता कि अगर आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और अगर एक मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो आप ऑटोमेटिकली 39 क्वेश्चन ही सही हुए, है ना। और इस 39 में भी आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? 38.75 मिलेंगे ना। अगर हमने इसको नहीं छुआ होता, बात समझिएगा, बहुत दूर तक की बात कह रहा हूं, कि अगर आपने इस क्वेश्चन को छुआ ही नहीं होता, किया ही नहीं होता, तो आप तो 39 पर आ जाते। आते कि नहीं आते? तो भाई हम उस क्वेश्चन को क्यों ही छुए? हमारे छूने से हमारे पास गलती क्या हुई? एक तो गलत, और ऊपर से 0.25 और चले गए। तो जो सही किया था उससे भी नीचे चले गए। तो भाई आपको पता है आरआरबी का पेपर है, मेरिट इसकी ऊपर जाती है, छोटे छोटे पॉइंट्स में भी आपकी कहानी बिगड़ सकती है। तो नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं करना, 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना है। जो चीजें आपको आ रही हैं उसे करिए, जो नहीं आ रही हैं उसे आप छोड़ दीजिए। ठीक है, दिमाग को बिल्कुल स्कूल करके जाना है। परेशान भी नहीं होना कि सर मुझे क्या, मैंने ये सब पढ़ रखा है मुझे नहीं आता। तो भाई सब आता है। सर मुझे एज बेस्ड पजल नहीं आती, आती है भाई, पढ़ रखी है आपने, सब पढ़ा रखी है मैंने। यूट्यूब के सेशंस में लास्ट 1.5 महीने से मैं आपको लगातार यही सब चीजें करा रहा हूं, पजल, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, पजल, सिटिंग, सब करा रखी है। परेशान नहीं होना, सिंगल वेरिएबल पर क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप फोड़ कर आने वाले हैं। तो बिल्कुल दिमाग को शांत रखिएगा, कूल होकर पेपर देना है। आप सभी को आपके पेपर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट फॉर पूरे बैंकर ग्राउंड की टीम की तरफ से। मैं अपनी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट कहता हूं। आप सभी लोग अच्छा करके आने वाले हैं, कॉन्फिडेंस में जाइएगा, कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना है, आप सबको आता है। ठीक है, आप सब बेहतर करके आएंगे, आपका सिलेक्शन 110% होने वाला है। फिर मिलते हैं किसी और एक ऐसी बेहतरीन सी वीडियो में जिसमें कुछ और इंफॉर्मेशन। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उस डाउट को जरूर लिख दीजिएगा, उस पर भी मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अभी पेपर आपका दूर है, ठीक है। और आप लगातार हमारे चैनल पर आपके लिए लगातार मैराथन चल रही है। आज भी आपके लिए एक 3 घंटे की 6 घंटे की मैराथन हुई है, कल फिर एक 6 घंटे की है, देन उसके बाद 12 घंटे की। तो वहां से आप जाकर अपने टॉपिक्स को भी रिवाइज करके आप अपनी तैयारी को और बूस्ट करके आगे जा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी एक और बेहतरीन से इसी तरीके के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।